मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र का संस्थागत प्रतिनिधित्व। इसके बारे में हम समझेंगे। अभी तक हमने लोकतंत्र के बारे में जाना, लोकतंत्र की शुरुआत के बारे में जाना, पिछले 2 अध्यायों में जाना कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसके वो 3 अंगों में विभाजित किया गया है। भारत की जो सरकार है उसमें क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज इस अध्याय में हम और बातें जानेंगे लोकतंत्र के बारे में। हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि लोकतंत्र के मुख्य घटक विभिन्न हैं। इनमें समानता, एक अच्छा निर्णय लेने की क्रियाविधि या निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता, सरकार का अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व, भेदभावों का समायोजन, मानव गरिमा को बढ़ाना आदि सम्मिलित है। हम पढ़ चुके हैं कि यद्यपि सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों का लक्ष्य समान है, इन लोकतांत्रिक राष्ट्रों में असमानता भी किसी न किसी रूप में उपस्थित है। भारत भी इसमें अपवाद नहीं है। इस अध्याय में हम विभिन्न विशिष्टताओं जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव, राजनीतिक दल या संगठन, सरकार के द्वारा लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व की व्याख्या करेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोगों का वोट देने का और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। जब किसी देश के सभी लोग अपनी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक प्रतिष्ठा आदि का विचार किए बिना अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हैं तो इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। हालांकि वोट देने का अधिकार हमेशा सार्वभौमिक अधिकार नहीं रहता। प्राचीन लोकतंत्र में केवल कुछ विशेष लोगों को वोट देने का अधिकार था। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम में केवल पुरुष भूस्वामी जो कि प्रोटेस्टेंट पंथ के अनुयायी थे वोट कर सकते थे। यह सोचा जाता था कि केवल भूस्वामी ही देश को चलाने में सम्मिलित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आज लगभग सभी देशों ने इस प्रकार के भेदभावपूर्ण गुणों को हटा दिया है। भारत में सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है को वोट देने का अधिकार है। केवल अपराधियों, मानसिक रोगियों तथा दिवालिया घोषित होने वाले व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे यकीनन भारत के नागरिक हैं, लेकिन वे वोट तभी डाल पाएंगे जब वे 18 वर्ष की आयु के हो जाएंगे। पुरुष तथा महिला, धनी तथा निर्धन, शिक्षित तथा अशिक्षित या जाति, समुदाय या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। वयस्क मताधिकार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक व्यक्ति एक वोट का नियम। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व। पहला, सार्वभौमिक मताधिकार राजनीतिक समानता प्रदर्शित करता है। दूसरा, यह युवा लोगों को चुनाव की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा, यह लोगों का अपना प्रतिनिधि चुनने की क्रिया में सहायता करता है। और चौथा, यह लोगों की सहमति पर आधारित एक सरकार को सत्ता में लाता है। चुनाव के बारे में जानेंगे हम। चुनाव क्या होता है? चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी लोकतंत्र के नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। देश के विभिन्न भागों से निर्वाचित प्रतिनिधि एक संस्था में मिलते हैं जिसे सभा या संसद कहते हैं। एक लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए चुनाव वैध तथा निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने चाहिए। भारत में सभी चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो कि इस कार्य के लिए सर्वोच्च संवैधानिक, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र संस्था है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय संस्था है जिसका अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। उसका सहयोग करने के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं।
इन सभी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो भी निर्वाचन आयोग के अधिकारी होंगे उनको कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। चुनाव आयोग नामांकन पत्र भरने, नामांकन जांचने, उम्मीदवारों की नाम वापसी तथा मतदान की तिथि के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। चुनाव की समाप्ति के बाद चुनाव आयोग सफल उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करता है। चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को चिन्ह भी प्रदान करता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रत्येक योग्य मतदाताओं को दिया जाता है और लोगों की पहचान की संदिग्धता को रोकता है। तब जब कोई अपना वोट चुनाव के दौरान डाला जाता है, यह पहचान का प्रमाण है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास पहचान पत्र है तभी आप, और अगर आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है तभी आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। भारत में मतदान गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मतदाता द्वारा डाला गया वोट गोपनीय रखा जाता है। आज चुनाव में छपे हुए मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतपत्रों के रूप में सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। वे उम्मीदवारों के नाम तथा चुनाव चिन्हों के साथ छपे होते हैं। मतदाताओं को अपना चुनाव करने के लिए बटन दबाना होता है। निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चुनावों की पूरी तरह प्रतिनिधित्व बनाने के लिए संपूर्ण राज्य को कई छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उन सभी में लगभग एक समान मतदाता सम्मिलित होते हैं। एक संसद लोकसभा के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि एक विधायक विधानसभा के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्ण और साधारण बहुमत। एक लोकतांत्रिक चुनाव में उम्मीदवार या तो पूर्ण बहुमत या साधारण बहुमत से जीत सकता है। जब एक उम्मीदवार डाले गए मतों में से आधे से कम मत प्राप्त करता है या करती है तो कहा जाता है कि वह पूर्ण बहुमत से विजयी हुआ है। साधारण बहुमत का अर्थ है सबसे अधिक मतों को प्राप्त करना। इस प्रकार साधारण बहुमत से इस बात का स्पष्ट पता नहीं चलता कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों में से आधे या उससे अधिक मत प्राप्त हुए या नहीं। यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली आम चुनाव प्रणाली है। यह हमारे लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में प्रयोग की जाती है। चुनावी प्रक्रियाएं। जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि की घोषणा करता है, वैसे ही चुनाव की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वह निर्वाचन आयोग का एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। इस प्रकार के उम्मीदवार राजनीतिक दल के चिन्ह का लाभ उठाते हैं जब तक कि लोगों की निष्ठा स्वतंत्र उम्मीदवार की अपेक्षा दल की होती है। कभी कभी कुछ लोग निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ते हैं। दल अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं और वे अपने नामांकन पत्र भरते हैं। एक बार जब उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भर देता है तो वे समीक्षा के लिए भेजे जाते हैं। एक बार समीक्षा हो जाती है तो प्रत्येक उम्मीदवार को नाम वापसी का एक समय दिया जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार एक दल का प्रतिनिधित्व करता है तथा दल की पहचान एक चिन्ह से होती है। सभाओं, भाषणों तथा बैनरों के प्रदर्शन के द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है, जिसमें उम्मीदवारों, राजनीतिक दल के सिद्धांतों तथा कार्यक्रमों, जिसे चुनावी घोषणा पत्र कहा जाता है, के बारे में बताया जाता है तथा जिसका चुनाव जीतने की स्थिति में वे पालन करेंगे। मतदान होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है। बड़ी और स्थापित राजनीतिक दलों को चुनाव में चिन्ह का प्रयोग करने की अनुमति होती है। मतलब जो वो चुनाव चिन्ह कौन प्रयोग करेगा? जो कि बड़ी दल के होंगे वो।
राजनीतिक दल उन लोगों का संगठन होता है जो किसी राजनीतिक मामले में समान राय या समान धारणा रखते हैं। उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना और जीतना तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है ताकि वे सरकार बना सके। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को जनता के समर्थन की आवश्यकता होती है। भारत में बहुत से राजनीतिक दल हैं। यदि कोई दल विधानसभा की आधी से अधिक सीटें प्राप्त कर लेता है तो वह सरकार बना लेता है। वह दल जो सरकार बनाता है उसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं, जबकि अन्य दल विपक्षी दल कहलाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ सरकार की विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली और सिद्धांत पर प्रश्न पूछकर सरकार की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। 2014 में भारत में हुए पिछले आम चुनाव में बहुत से राष्ट्रीय दलों ने चुनाव लड़े, जैसे बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल। निर्वाचन आयोग ने देश की 48 से अधिक क्षेत्रीय दलों को मान्यता प्रदान की है। कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं असम गण परिषद, जनता दल यूनाइटेड, जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नागालैंड पीपुल्स फ्रंट, शिवसेना, बीजू जनता दल, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिरोमणि अकाली दल तथा समाजवादी पार्टी। जो भी मैंने अभी पार्टियों के नाम लिए हैं वो सभी क्या है, क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। बहुदलीय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें बहुत से राजनीतिक दल उपस्थित होते हैं। भारत बहुदलीय प्रणाली का एक उदाहरण है। गठबंधन सरकार के बारे में जानेंगे अब। सरकार की वह संसदीय प्रणाली जिसमें कई राजनीतिक दल सम्मिलित होते हैं गठबंधन सरकार कहलाती है। यह सामान्यतः तब बनती है जब कोई भी राजनीतिक दल स्वयं बहुमत के वोट प्राप्त नहीं कर पाता है और एक गतिरोध वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति में दो या अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। गठबंधन सरकार में किसी भी अकेले दल के द्वारा राज्य या देश से संबंधित निर्णय नहीं लिए जा सकते। गठबंधन के सभी दल निर्णय पर पहुंचने से पहले विचार विमर्श करते हैं। इससे एक कठिन स्थिति उत्पन्न होती है कि सभी के विचारों को एक साथ रखकर विचार विमर्श किया जाए। गठबंधन की सरकार जब बनती है जब 545 में से जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से अगर 272 प्लस अगर किसी ने नहीं लिया तो ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकार बनना लाजमी है। सामान्य रूप से अगर 272 प्लस अगर सीट मिल जाती है, किसी को भी जीत जाता है अगर वो राजनीतिक दल, तो वो देश में अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, यानी अपनी सरकार बना लेता है। फिर वो सरकार अपने मत के हिसाब से कार्य करती है। परंतु गठबंधन सरकार की ये सबसे बड़ी एक कहें कि संकट पैदा होता है उसके सामने कि वो किसी एक विचार को एक साथ रखने में बड़ी मुश्किलात होती हैं उन्हें, क्योंकि हर व्यक्ति विभिन्न विचारों के हिसाब से चलता है। तो उस राजनीतिक पार्टी में अगर मान लीजिए किसी गठबंधन सरकार बन गई है तो देश के कानून बनाने में सभी का अपना अपना अलग अलग मत होता है, तो एक मत में वो कानून पारित हो यह बहुत मुश्किल होता है गठबंधन सरकार के सामने। परंतु अगर बहुमत की सरकार होती है तो वो कानून बहुत आसानी से बना लेती है और उसे दोनों जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ध्वनि मत से पारित करवा देती है। राज्यसभा जो होती है वो राज्यों के द्वारा राज्यों के जनप्रतिनिधि उसमें शामिल ज़्यादा अधिकतर हो रहते हैं और लोकसभा में लोक जनप्रतिनिधि जो होते हैं जो 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है उसके जनप्रतिनिधि उसमें होते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा नहीं हो सकता। तो ये राज्यसभा लोकसभा में कुछ मैंने आपको अंतर समझाया कि कैसे हमारे दो सबसे जो बड़ी सभा है वो है राज्यसभा और छोटी उससे सभा जो है वो है लोकसभा। लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है, जबकि राज्यसभा का कोई चुनाव नहीं होता। उसमें जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो सीधे अपने मंत्री मंडल के हिसाब से चुन करके लाए जाते हैं राज्यों के द्वारा। तो ये राज्यसभा और लोकसभा में थोड़ा सा अंतर मैंने आपके
जो ये कक्षा 6 के हिसाब से मैंने आपको समझाया। बाकी इसके बारे में आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अपने ऊंची ऊंची कक्षाओं में आप इसके बारे में अध्ययन करते चले जाएंगे।